नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, राजस्थान में काहे चल रहे हो? आप तो देख ही रहे हैं, सीएम भजनलाल का जन्मदिन है और जन्मदिन पर आप देखिए किस तरीके का उत्साह यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं जब यहाँ पर अंदर एंट्री करके आई तो देखा कि अलग अलग विभाग के अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाकर यहाँ पर लोग हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तक 2 साल के अंदर सरकार ने क्या क्या किया है, किस तरीके से अचीव किया है, क्या नई चीज़ें आई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सीएम सर को दिखाने से पहले उनकी अचीवमेंट्स देख लें, एक बार पता तो चले कि भैया राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आइए बताते हैं, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है। कृषि विभाग की जब बात करते हैं, एक बार दिखा दीजिएगा भैया। कृषि विभाग की जब बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती की लोग बहुत बोलते हैं। क्या राजस्थान में प्राकृतिक खेती शुरू हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आपको एक बात बता देती हूँ कि जब तक प्राकृतिक खेती, भारत ने ही तो सबको सिखाया, पर आज हद ये है कि भारत ही दूसरों से सीख रहा है। ऐसे दिन हमारे आ गए। खेती में क्या विकास हम कर रहे हैं, एक बार आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ, क्योंकि सर जी यहाँ पर अभी कैमरे के पीछे, मैं इनसे 15 मिनट तक रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। बात करके गई हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर इनसे बात करने आई हूँ। इतने सारे लोगों से बात की, पर यहाँ पे कृषि विभाग में ऐसा लगा कि 45%, हमेशा कहती हूँ रट्टा लगा लीजिए, राजस्थान के अंदर 45% जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर हैं। आप सोचिए, तो खेती का मजबूत होना, कृषि विभाग का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मंत्री साहब ने कितना काम किया है, आज थालोगा ने सबने दिख जाओ लो भाई साहब कि मंत्री साहब कतरो काम करे। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार, मैं अजय कुमार पचौरी, मैं अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान हूँ कृषि विभाग के अंदर। और जैसा आप जानना चाह रहे हैं और किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वही समझाइए। और हमारा मोटो यही है, क्योंकि एक बात क्लियर कर देती हूँ सर के बोलने से पहले, प्राकृतिक खेती हार्ड इसलिए लगती है लोगों को क्योंकि ये अभी मुझे खाद बता रहे थे, प्राकृतिक खाद, उर्वरक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़े बड़े कारण है। कारण ये है कि किसानों से जब जाकर मैं पूछती हूँ कि सर जी प्राकृतिक खाद यूज़ कीजिए ना, तो किसान हमारे बेचारे, आप जानते हैं कि राजस्थान के किसान कैसे हैं, वो कहते हैं कि मैडम काई करा, हमारे लिए उगाए तो फिर भी प्राकृतिक खाद इस्तेमाल कर ले, हमें पूरे राजस्थान के लिए उगाना है तो उर्वरक का इस्तेमाल तो करना पड़ता है। यही तो है घपला। अब सर जी आपको समझाएंगे कि क्यों ज़रूरत नहीं है उर्वरक की, क्यों हम लोग प्राकृतिक खाद से खेती कर सकते हैं, समझाइए सर। क्या है कि हम देखिए लगातार जब खेत से खेती करते आ रहे हैं तो हर एक जो फसल होती है या पौधा होता है वो ज़मीन से पोषक तत्वों का शोषण करता है। हमको पौधों की, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है वो मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए, क्योंकि हम सघन फसल कृषि कर्म अपना रहे हैं, बार बार खेती करते हैं, तो मिट्टी से पोषक तत्वों का ह्रास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और साथ साथ में हमने जो देसी खाद थी उसका प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया। तो होने से क्या हुआ कि हमारे खेतों में पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हुआ और आज एक स्थिति हमारे सामने ये आई है कि हमारी फसलों की जो उपज है उसमें एक ठहराव आ गया है और हम किसानों को नुकसान भी हो रहा है। एक ठहराव आ गया है और उसके बाद हमारी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यदि हम उर्वरक की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तब भी हमको उतनी उपज मिल रही है, अगर हम कम डालते हैं तब भी हमको उतनी उपज मिल रही है। तो लागत जहाँ बढ़ रही है उसके अनुसार लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको प्राकृतिक साधनों के ऊपर आने की आवश्यकता है, जिससे कि 2 विधियां प्रचलित हैं। एक है प्राकृतिक खेती, पूर्णतया प्राकृतिक खेती, जिसमें किसान स्वयं अपने खेत के ऊपर ही सभी आदान तैयार करे, स्वयं आत्मनिर्भर हो और खेत से बाहर जाकर किसी भी प्रकार का उर्वरक लाने की आवश्यकता नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआत के अंदर थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि हमारे खेत में उपज कम हो रही है या हमारी उपज की जो सुंदरता दिखती है वो थोड़ी सी कम है। टाइम तक होगा सर? सोचिए, मैं 1 साल में सोच रही हूँ कि मेरे को ये करना है, तो फिर कितना टाइम लग जाता है? ऐसा होता है कि जब हम किसी एक पद्धति से दूसरी पद्धति की ओर शिफ्ट करते हैं या जाते हैं तो लगभग 3 वर्ष का समय माना जाता है कि रूपांतरण की अवधि रहेगी। तो यदि मैं आज प्राकृतिक खेती करना शुरू करता हूँ तो तीसरे वर्ष तक जाकर मेरा खेत जो है प्राकृतिक खेती के रूप में रूपांतरित वैसी ही उपज देगा, वो वैसी ही ग्रोथ देगा जो कि हम उर्वरकों की सहायता से लेने आ रहे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा। दूसरी बात एक और आप विशेष गौर करने की बात यह है कि यदि हम लागत लाभ अनुपात देखें
तो उर्वरक से खेती करते हैं तो उर्वरक की जो लागत है उसको भी जोड़ें और उससे क्या लाभ हो रहा है उसको जोड़ें। और यहाँ हम बिना अपने खेत पर ही जो हमने आदान तैयार किया उसकी लागत जोड़ें और फिर उसके अनुपात में जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ें, तो आपको पता लगेगा कि कम लागत में हम ज़्यादा उत्पादन लिए और लाभ भी हमको ज़्यादा हुआ। क्या गजब बात है। अब सुनिए, अब आप यही कहेंगे ना कि मैडम आपने तो दिखा दिया कि 3 साल तक का टाइम लगता है, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए उस 3 साल में गरीब किसान क्या करे? क्या गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस समय आपको ज़्यादा उपज नहीं मिलेगी पर आप उतना पैसा कमा पाएँ, या तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे उस 3 साल के अंडर में, फिर या फिर क्या होना चाहिए? मैम इसके किसान लिए गरीब है। हाँ एग्जैक्टली मैम, इसके लिए क्या है, सपोज किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, वो 10 बीघा के अंदर स्टार्ट रूप में वो प्राकृतिक खेती नहीं करे, लेकिन 1 बीघा 1 साल करे, फिर अगले साल 2 बीघा करे, अगले साल 3 बीघा करे, अगले साल, तो उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी बैलेंस रहेगा और उसका पूरा फार्म प्राकृतिक खेती में धीरे धीरे 10 साल के अंदर पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कहीं किसी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट का भी लॉस नहीं होगा और उसका फार्म पूरा नेचर में डेवलप हो जाएगा। तो सुनिए ना, हमारे यहाँ तो किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, इतना समझदार नहीं हो, क्यों ना आप जाकर ये देखें, मॉनिटरिंग करें कि इतना उसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है उतना एरिया। बिल्कुल, हमारी जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की जो एक्सटेंशन टीम है, जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल तक है, जिनको हम कृषि पर्यवेक्षक का नाम देते हैं, उनके द्वारा हम ये मॉनिटरिंग कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं और वो करते हैं। जैसे हमारे PKY योजना चली थी, प्राकृतिक कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि, उसमें हम लोगों ने ऐसे ही काम किया, तो काफ़ी हमारे क्लस्टर डेवलप हुए हैं जैविक खेती के रूप में। राजस्थान जैविक खेती में बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। कौन से नंबर पे आता है अगर मेरे को तो पता नहीं, एग्जैक्ट डेटा तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन हम काफ़ी 10 में आते हैं बिल्कुल जैविक खेती के अंदर, Top 10 क्योंकि में तो हमारा नाम हाँ, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो डेजर्ट पार्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वहाँ ऑलरेडी हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, केमिकल्स वगैरह बहुत कम काम में लेते हैं, पहले ही बहुत कम काम में लेते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट ही हम काफ़ी, हमारा जो पार्ट है ना वो ऑर्गेनिक है। हमारा जो फर्टिलाइज़र यूज होता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, हाड़ौती बेल्ट में होता है, कोटावारा, झालावाड़, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, और कुछ हमारा पार्ट करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर वाले में यूज़ होता है। आपके मंत्री साहब नकली खाद खूब बोलते हैं और छापे भी मारते हैं। नहीं, बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ विभाग के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। सच में नकली खाद बनाई जा रही है और राजस्थान में यूज भी की जा रही है क्या सर जी? नहीं, आप अधिकारी, आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं, अधिकारी तो हूँ, लेकिन मैं उस काम को मैं देखता नहीं हूँ एग्जैक्टली। मैं हॉर्टिकल्चर के अंदर एक मेरी स्कीम है स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग, उसको देखता हूँ। उसके बारे में हमारे जो गुण नियंत्रण के जॉइंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, वो बता पाएंगे। आपने देख लिया है, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा वगैरह भी हुई हमारी। आप क्या बता रहे हैं सर जी? अब शुरू कर ही दिया है तो आप भी बता दीजिए। ये एक समन्वित कृषि प्रणाली का एक मॉडल है। इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि पहले किसान लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, उसी को छोड़ चुके हैं और उसी को वापस हम लाना चाह रहे हैं कि इसमें राउंड द ईयर किसान को एक इनकम भी मिल सके और साथ ही साथ उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है किसान को वो भी मिल सके। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक राजस्थान का जो जोन है, अपने 3rd एज जोन में आते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, उसमें एक औसत जो खेती एक फार्मर की वो 1.5 हेक्टेयर के आसपास है। ये 1.5 हेक्टेयर का हमने पूरा मॉडल बनाया है, जिसमें हम एक फसल वाली जो क्रॉप है ये भी ले सकते हैं, साथ ही साथ इसमें भेड़ बकरी भी पाल सकते हैं, इसमें हम अजोला खाद की यूनिट भी लगा सकते हैं, कुक्कुट फार्म भी कर सकते हैं, और भी कुछ फ्रूट वाले क्रॉप है वो भी लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि इस फसल से निकला हुआ जो भी प्रोड्यूस हम मंडी में बेच सकते हैं, साथ ही साथ जो बायो प्रोडक्ट है, किस तरीके से खेती करें, क्या क्या उगाना है, बस प्रोसेस नहीं, एक इंटीग्रेटेड एक प्रणाली है। एक चाहते क्या है कि जैसे गेहूँ लगा दिया, अब गेहूँ तो 4 महीने बाद हम कटेगा तभी गेहूँ का पैसा आएगा, अगर उसमें नुकसान हो गया तो पूरा पूरा फार्मर का नुकसान है। इसमें चाहते ही हूँ कि इसमें अलग अलग जो यूनिट है, चाहे वो एक फसल की हो, एक आपकी जो फल वाले पौधे की हो, चाहे इसमें गाय भैंस की भी यूनिट हो, इसमें एजोला की भी यूनिट हो, इसमें वर्मी कंपोस्ट है। क्यों उगा रहे हो? एक ही के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि महाराष्ट्र के मात्रा में हो जाता है, पैसा ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, पर वही आप उससे पैसा उतना ही कमा पाएगा किसान? कमा पाएगा, पर जो रिस्क, जो एक जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपने सरसों उगाई है, पर अगर ओले गिर गए तो पूरी पूरी सरसों खत्म है, तो आप बिल्कुल रोड पे जाओगे, बिल्कुल कर्जे में चले जाओगे। इसे ये है ना, ये तो मैं समझ गई। हाँ, आप लोगों को जाकर किसानों को जो हमारे राजस्थान के, उनको जाकर ही समझाते हैं, ये बताते हैं। इसका मॉडल भी हमने तैयार किया हुआ दुर्गापुरा के अंदर। इससे फायदा दूसरा ये भी है कि एक पूरे 12 महीने जो है ना इनकी इनकम स्टार्ट रहती है। जब बस गेहूँ का दे तो गेहूँ 4 महीने बाद हम करो पाएंगे, तब आपके हाथ में पैसा आएगा, तब तक आप खर्चे कैसे चलाओगे। पर इसमें आप भेड़ बकरी पाल रहे हो, दूध का उत्पादन आपको मिल रहा है,
मुर्गी पाल रहे हो, मुर्गी को उत्पादन आप मिलो, जितना सरप्लस में आपका निकल रहा है। हमारे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दुर्गापुरा के अंदर, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से दुर्गापुरा में, और उसी के ऊपर ये मॉडल लगाया हुआ है। आप लोग कहीं जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, हम भी जाते हैं। ये हमारी जो यूनिवर्सिटी के जो केवीके हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन केवीके के ऊपर भी ये यूनिट लगी हुई है, और वहाँ पे भी जो फार्मर आते हैं उनको भी इसके बारे में बताते हैं। इससे क्या है कि एक जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाएगी, साथ ही साथ 12 महीने इसका ना जो प्रोड्यूस मिलता रहेगा, और जो फार्मर को जो कि बोलते हैं ना कि कभी उसको न्यूट्रिटिव फ्रूट है, न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिक जो फ्रूट के बारे में बात करते हैं, वो नहीं मिल पाता। ये राउंड द ईयर इसमें मिलता रहेगा। अच्छा सुनिए, मेरा ध्यान यहाँ पर गया, कृषि ड्रोन लिखा हुआ था। ड्रोन सर खूब कहते हैं हमारे यहाँ। अब जब से पीएम मोदी जी आए हैं तब से सब बोलते हैं कि महिला खुद सब कुछ संभालेगी, ड्रोन से छिड़काव करेगी, ये सब बहुत खूब सुनते हैं। ये कौन सा ड्रोन है? कंपनी का ड्रोन है, नेक्स्ट लीप कंपनी का ड्रोन है। हम भारत ड्रोन से हैं। हम लोग पूरे राजस्थान में ड्रोन इकोसिस्टम पे ही वर्क कर रहे हैं, और जितनी भी ड्रोन की सब्सिडीज़ अवेलेबल है, प्लस उसके अलावा जो ड्रोन के लिए और भी स्कीम्स है, सरकार ज़्यादा दूर जा रही है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। और ये नमो ड्रोन दीदी हैं जो दौसा से आज यहाँ आई हैं, और इन्होंने खुद ने भी अपने ड्रोन से स्प्रेइंग करी है, और 300 से 400 एकड़ स्प्रे अभी इसी सीज़न में किया है। ये नमो ड्रोन दीदी जो मोदी जी ने जिन्होंने ड्रोन दिया वो, हाँ उसमें इनको भी एक ड्रोन मिला था, जिसमें ये दौसा में एरिया में स्प्रे कर रहे हैं। अगर आपसे पूछूं लगभग, क्योंकि अभी हम लोगों ने तो कहीं सोशल मीडिया पर उन पर देखा नहीं कि क्या हमारे यहाँ अभी किसान ये यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, बहुत नगण्य मामला मात्रा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कितने लोगों ने शुरू किया होगा? हम अभी ऑलरेडी इफ्को के 150 प्लस ड्रोन्स है राजस्थान में, प्लस ड्रोन्स है जो रेगुलर यूज़ किए जा रहे हैं, और प्लस 50 ड्रोन्स है नमो ड्रोन दीदी के हैं। किसान को ये खरीदना पड़ेगा सर जी? हाँ, ये किसान अगर ख़रीदना चाहे तो ख़रीद भी सकता है, नहीं तो हम लोग उनको उनकी सुविधा के लिए एक हम स्प्रेइंग के लिए ऑन रेंट बेसिस पे भी करवा के देते हैं। उसमें हम पर एकड़ का चार्ज करते हैं, उसमें पर एकड़ का हम 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। तो उनको स्प्रेइंग इसमें दवाई भी आधी लगती है, पानी की भी बचत है और समय की भी बचत है। और जो दवाइयों से जो स्प्रेइंग के दौरान होने वाले कैंसर होते हैं जो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, तो हम देखते हैं जब स्प्रेइंग का सीज़न आता है, हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि कभी कितनी डेथ हुई सिर्फ दवाई की वजह से, उससे भी बचाव है। बेसिकली कैंसर से भी बहुत बचाव के लिए बहुत अच्छा एक बात सुनिएगा, पूरे देश के अंदर अगर हम किसानी में सबसे ज़्यादा पीछे हैं तो वो रीज़न ये है कि टेक्निकली किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना, यही सबसे बड़ा रीज़न है। टेक्निकली अगर आगे बढ़ जाएगा तो सब कुछ कर सकते हैं। हरियाणा में भी सब कुछ अच्छा है, पंजाब में भी किसान बहुत मजबूत हैं, अपने आप को छाती ठोक के अमीर कहते हैं। राजस्थान में किसान अपने आप को छाती ठोक के अमीर क्यों नहीं कहता बल्कि गरीब कहता है, क्यों? राजस्थान में भी अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं किसान, और आने वाला टाइम होगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज राजस्थान में आ रही है। आपको पता हो कि क्या आप संभाल 2 साल के अंदर अगर ये गवर्नमेंट आई उसकी बात कर ली जाए तो टेक्निकली कितना सुधार हुआ है? नहीं, काफ़ी नई स्कीम्स आई है जिसमें आज ड्रोन के लिए रिगार्डिंग देखिए इरिगेशन सिस्टम्स आए हैं जो नए, उसमें काफ़ी सारी जगह सरकार बहुत सारी स्कीम्स दे रही है जिसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है ऑलरेडी। और अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो समय तो लगता है, और एडॉप्शन आता है कोई नई चीज़ का, उसमें भी समय लगता है। बिल्कुल। अच्छा आपने देख लिया। राम राम काका जी, आप लोग राम राम सर, आप बताइए थोड़ा सा किससे रिलेटेड अवार्ड? सीड से। अच्छा सीड से। हाँ देखो, तो सब कुछ 2 बातें हैं, 2-3 बातें हैं, हाँ केवल सीड ही नहीं है। एक तो प्लांटेशन टेक्निक तैयार की है, और पौधे को रेगिस्तान की परिस्थिति में लगाने के लिए उसके पूरे जीवन काल में 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। हाँ, फिर कभी नहीं देना है, चाहे 50 डिग्री का तापक्रम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टेक्निक विकसित की है। आपने वो विकसित की? हाँ हाँ जी। आप सुनिएगा ध्यान से, आप सुनने वाली बात है ये, बोलिए काका जी। हाँ, और उसमें दूसरा ये है कि जो राजस्थान की मुख्य फसलें हैं 8-10, उसमें अनाज भी है, दालें भी है, तेल भी है, मसाले भी है, सब्जियां भी है, उनकी 500 से ज़्यादा प्रजातियां मेरे पास देसी इस समय है, और उनका कैरेक्टराइजेशन करके अध्ययन करके कुछ किस्में विकसित की हैं, और वो किस्में
पैदावार में तो जो विकसित किस्में हैं उनके बराबर है, लेकिन गुणवत्ता में कहीं ज़्यादा है। और जैसे ये चना है, इतना मोटा चना बाहर से आयात होता है, यहाँ इंडिया में कोई वैरायटी नहीं है ऐसी जो इतना पर आपने मोटा है। यहीं पर इसे उगा के दिखाया हाँ, इसी को यहीं तैयार किया है और प्राकृतिक तरीके से। है प्राकृतिक तरीके हाँ, प्राकृतिक तरीके से। और मूंग की वैरायटी है जैसे ये, इसमें वायरस नहीं आता। मूंग की सभी वैरायटियाँ बहुत अच्छी पैदावार देती है, लेकिन उनमें वायरस आता है और दवा छिड़कनी पड़ती है। इसमें दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी, वायरस नहीं आएगा। और सरसों की वैरायटी है जैसे, सरसों की वैरायटी में ये पाया गया है। सर जी, आप ये इतना जानकारी कहाँ से लाए? आपको ये जानकारी कैसे तो पता? 50 साल का अनुभव है, और आप एजुकेशन है, अनुभव है, सभी चीज़ों का मिश्रण है। तो ये जो सरसों है, सरसों में एक भयंकर बीमारी लगती है जिसको सफ़ेद रोड़ी बोलते हैं। सफेद रोड़ी। हाँ, सफ़ेद वाइट रस्ट इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में होते हैं। ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो उसके प्रति रेजिस्टेंट हो। हमारी वैरायटी रेजिस्टेंट है, रोड़ी नहीं लगती, कोई दवाई नहीं छिड़कने ये की। पूरे राजस्थान में क्यों नहीं फैल पाता है जो आप समझा रहे हैं? जी, पूरे राजस्थान में क्यों ऐसा नहीं हो पाता है जिस तरीके से आप खेती करने के लिए बोल रहे हैं? आप इन सब के बारे में बता रहे हैं। देखिए, एक मेरे परिवार का एक बच्चा वो आया हुआ भी है, उसने BSc MSc AG किया है। उसको इन देसी वैरायटियों पर स्टार्टअप मिल गया। स्टार्टअप मिल गया? हाँ, मिल गया है। और वो इनोवेटिव फार्मर सीड नाम से कंपनी बनाई है और इस सीड से गवर्नमेंट इसको मदद कर रही है कि नहीं? बिल्कुल 25 लाख की ग्रांट दी है, इससे ज़्यादा क्या होगी। और हम बहुत इसके जो रिज़ल्ट हैं, अभी 3 साल हुए हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। फीडबैक जो फार्मर से आ रहा है वो बहुत अच्छा है। तो प्लांटेशन टेक्निक है, कंजर्वेशन ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, और इसके साथ में बहुत सारे जो पानी का जो है ना हार्वेस्टिंग, उसको हमने डेवलप किया है। हम जैसलमेर में भी बगीचा लगा सकते हैं, यानी कोई इश्यू नहीं है कि जैसलमेर में भी हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग की। एक बार आपका नंबर इसमें डायल कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। आपने देखा, ये होता है राजस्थान। ये राजस्थान के कहाँ से आते हैं आप? मैं सीकर से आते हैं। नाथा गाँव है, सीकर जिले में। अच्छा, अगर ऐसे हर कोई हो जाए और किसान को भी इतनी नॉलेज हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बिना किसी वायरस के, बिना किसी बैक्टीरियाज के, ये किस तरीके से ये बनाते हैं, मतलब कि ये उगाते हैं। बहुत बड़ी बात है। आपने ये सुन लिया है, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। कृषि विभाग में कितना काम चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, खास करके ड्रोन। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों का ड्रोन पर ही होता है कि सर जी आप ड्रोन बहुत करते हो, ड्रोन पर कितना काम हो रहा है, कितना नहीं। मैंने ये जिस तरीके से इन्होंने लगा रखा है और ये समझा रहे थे, आप क्या कहेंगे? और अगर ये किसान सुन रहा है, क्योंकि हमको किसान भी बहुत सुनते हैं, अगर किसान है आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।